नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 24वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है हिटलर का नाजीवाद। हिटलर का नाजीवाद हमारे सिलेबस में प्रोमिनेंट रूप से मेंशन किया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले अधिनायकवाद का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हिटलर तथा हिटलर के नाजीवाद के संबंध में थोड़ा सा एक झलक लिया था, एक थोड़ी सी हम लोगों ने एक ग्लांस ली थी। आज हम लोग थोड़ा हिटलर के नाजीवाद को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले और भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्साई की संधि थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छुपे हुए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के जिम्मेवार कारकों में हिटलर भी होता है। और भी मूल्यांकन करके देखें तो जो हमारे मित्र राष्ट्र होते हैं वो वर्साई के संधि के माध्यम से जर्मनी पर बहुत ज़्यादा अपमानजनक शर्तें ला देते हैं और जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र इस अपमानजनक शर्तों को सहन नहीं कर पाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बीज यहाँ से उगने शुरू हो जाते हैं, जो कि हिटलर ने एक उत्प्रेरक का काम किया और द्वितीय विश्व युद्ध उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हमारे सामने दिखाई देता है। आइए थोड़ा सा डिटेल से हम लोग हिटलर के नाजीवाद का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिटलर का परिचय लेंगे, इसके बैकग्राउंड क्या था, इसका जन्म क्या था, इसकी प्रकृति क्या थी। तो आइए समझते हैं हिटलर के संबंध में। हिटलर, इनका नाम पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था और इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 30 अप्रैल 1945 में हो गई थी। मृत्यु नहीं कहेंगे, ये इन्होंने अपने आत्महत्या कर ली थी, यानी कि इन्हें कुल 56 वर्ष का आयु मिला। हिटलर को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये जब भी कोई भी नया काम करने जाते थे अपने ज्योतिष से पूछकर करते थे। ज्योतिष ने इनके संबंध में बताया था कि आपको 62 वर्ष की उम्र मिलेगी, तो लगभग आसपास ही रहा है। 1933 एडी में 44 वर्षों की अवस्था में ये जर्मनी के सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल बन गए। इनका जन्म देखें तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ये बेसिकली चित्रकार बनना चाहते थे और चित्रकार बनने के लिए ये कई बार एडमिशन लिए, बट दुर्भाग्यवश ये चित्रकारी नहीं कर पाए। किंतु ये क्या करते थे कि अपना जीवन यापन करने के लिए जो पोस्ट कार्ड होती थी उस पर चित्रकारी करके बेचा करते थे। सन 1914 में ये सेना में शामिल हुए और वीरता की वजह से, खूब वीरता इनके अंदर थी और वीरता की वजह से इन्हें लौह चिन्ह आयरन क्रॉस दिया गया। इसके बाद देखेंगे कि ये साम्यवाद और ज्यूस से बड़ा ही घृणा करते थे। ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के कारण साम्यवाद और ज्यूस का मानते थे। ज्यूस को ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का कारण मानते थे। इसके पीछे और भी देखें तो ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार इनकी माँ बीमार पड़ी तो इनकी माँ का इलाज एक कोई ज्यूस डॉक्टर, यहूदी डॉक्टर कर रहे थे, किंतु दुर्भाग्यवश इनकी माँ को बचाया नहीं जा सका। इसलिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर घृणा की देखें तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर घृणा के कारणों में यहूदियों पर ये हिटलर का मनोवैज्ञानिक स्तर पर घृणा के कारणों को देखें तो इनकी माँ का मृत्यु भी जिम्मेवार है। इसके बाद देखेंगे कि ये 60 लाख यहूदियों की हत्या कराई थी। ये भी इनके पीछे कारण था कि ये लोग यहूदियों को जर्मनी के दुर्दशा का कारण मानते थे। इसके अलावा 10 लाख जिप्सी लोगों की भी इसने हत्या कराई, जो खानाबदोश जीवन जीते थे उनकी भी हत्या करवा दी। 70,000 जर्मन वासियों को भी इसने हत्या कराई। पोलैंड वासी थे उनकी भी हत्या करवाई, हम लोग देखेंगे आगे चलकर। और क्योंकि ये जो 70,000 जर्मन वासी थे वो शारीरिक रूप से अपंग थे और ये कहता था कि ये जर्मनी पे बोझ हैं, जर्मनी के संसाधनों पे बोझ है, तो इनको जीने का कोई हक नहीं है। ये मानते थे कि ये तीनों जर्मनी के दुर्दशा के कारण हैं, इस कारण से इनकी हत्या करवाई। लगभग 1 करोड़ लोगों को इसने मरवाया, जो कि हम पीछे देखे थे कि तैमूरलंग ने जो तहलका मचाया था, जो बर्बादी मचाई थी, वहीं कहेंगे कि तैमूरलंग की आत्मा यूरोप में आकर हिटलर के रूप में इन लोगों की हत्या कराई। ये हत्या करवाता था बड़ा ही मतलब कि दुर्दर्श तरीके से कराता था, मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से मारता था इन लोगों को। ये गैस चैम्बर बनवाया था और गैस चैम्बर में लोगों को डाल देता था। डाल देने के बाद उसमें गैस छोड़ देता था, लोग घुट घुट कर मर जाते थे। ठीक है, ट्रेन से लोगों को भर भर के लाता था और उसके बाद इनको ये गैस चैम्बर में डाल के मरवा देता था। तो 1 करोड़ लोगों को मरवाया। देखिए कितना ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके अलावा हम देखेंगे इसके एक संगठन था गैस्टापो, याद कर लीजिए, गैस्टापो इनका गुप्तचर संगठन था। ये भी बहुत ज़्यादा दुर्दांत संगठन था, लोगों को मरवाने का काम ये भी करता था। इसके अलावा हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप लिखी, जिसका नाम है मेरा संघर्ष। ये जेल में रहते हुए इन्होंने लिखा था। शुरुआती दौर में ये जेल में थे।
जर्मन भाषा में लिखा था। सन 1923 ईस्वी में ये श्रमिक नेता भी बने। इसके बाद इनकी एक दासी थी, उनका नाम था पॉलिन कोलर। आई वाज ए हिटलर्स मेड, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने लिखा, दासी जो थी उनके घर में थी तो बहुत चीज़ देखती थी हिटलर के बारे में, तो उन्होंने इस बुक्स में लिखा था मैं हिटलर की दासी थी। उसमें बताया कि हिटलर को सीटी बजाने से सख्त नफरत था, सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत करता था, ज़्यादातर यह शाकाहार भोजन करता था, किंतु इसे खास प्रकार की मछली बहुत पसंद थी। इसके अलावा ये पियानो सुनता था, किंतु इतना क्रूर व्यक्ति जो होता था, कई लोगों को मरवाने वाला, चिड़ियों से बड़ा प्रेम था, चिड़ियों के प्रति यह दयालु था। इसके कमरे में 78 प्रकार की बर्ड इसके घर में पाई जाती थी। उसके बाद ये अंधविश्वासी था, लाल रंग को ये शुभ मानता था, क्योंकि आपने देखा ही था कि जो ज्योतिष में विश्वास करेंगे अंधविश्वासी तो होंगे। ये हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह जो जिसे स्वास्तिक चिन्ह मानते हैं पूजा में, जिसे शुभ माना जाता है, स्वास्तिक चिन्ह को ये अपने सैनिकों के भुजा पर बनवाता था। आप भी देखेंगे सैनिकों के भुजा पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ, ये हिंदुओं का शुभ चिन्ह होता था, इसीलिए ये वहाँ पर बनवाया था। ये सिनेमा का बड़ा ही प्रेमी था, ये अपने ऊपर भी सिनेमा बनवाया जो उसके प्रचार तंत्र का हिस्सा था। आज भी बहुत लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, अपने ऊपर भी सिनेमा बनवाए हैं, तो एक प्रकार से वो कहेंगे कि वो प्रचार तंत्र का हिस्सा ही है। खैर वो भी तो हिटलर से कम थोड़ी है। हिटलर अलौकिक व्यक्ति था, ये अपने सिनेमा में इसने बताया कि हिटलर अलौकिक व्यक्ति है, यहूदियों के प्रति नफरत की भावना दिखाएगी, समाज में आतंक पैदा किया इसने, ये कि समाज में आतंक पैदा करना, ये अपने इसमें फिल्म में प्रचार के माध्यम से इसने बताया था। इसका सिद्धांत था कि झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। इसे नक्शों से बड़ा ही प्रेम था, ये हिटलर को नक्शों से बड़ा प्रेम था। ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता था, कॉफ़ी आप लोग देखेंगे कि बीपी को बढ़ा देता है, नींद नहीं आने देता है, इसे अनिद्रा की भी समस्या थी, फिर भी ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता था। ये मिठाइयाँ बहुत खाता था, कपड़ों का बिल्कुल भी शौकीन नहीं था, अनिद्रा की बीमारी के साथ साथ इसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करता था ये, और ये अपनी आलोचना तो बर्दाश्त ही नहीं करता था। इस टाइप का ये हिटलर था। तो ये इसकी चारित्रिक विशेषताएं थी, और ये इसी चारित्रिक विशेषताओं के स्वरूप में इसका व्यक्तित्व क्रूर हो जाता है। आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या इसके व्यक्तित्व में उभर के आता है, इसके जो एक्शन है अब इसके व्यक्तित्व से मैच करता है कि नहीं करता है। हिटलर का उभार और नाजी का सिद्धांत हम लोग देखेंगे आगे चल के कि हिटलर का जो उभार होता है और हिटलर उभरता है और नाजी का सिद्धांत देता है, यानी जो नाजी का सिद्धांत था वो तानाशाही होता है। ये नस्ल का भी सिद्धांत इसने दिया था। ये बताया जर्मन रक्त शुद्ध आर्य रक्त है, दूसरे प्रजाति के लोग निम्न श्रेणी के लोग हैं, अगर विवाह निम्न श्रेणी के लोगों से हुआ तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा। तो देख लीजिए इन्होंने नस्ल का सिद्धांत दिया था। आपने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी पढ़ा था कि जो काले लोग हैं असभ्य होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं वो सभ्य होते हैं। गोरे लोगों पे ऊपर जिम्मेवारी है, ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है कि काले लोगों को सभ्य बनाएं, इसलिए यह व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी पूरे संसार में प्रचलित हुआ। फ्रेंच के विचारक 1884 में एक निबंध लिखा, इनइक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जातियों की असमानता। इसमें बताया कि इसमें गोरे और ट्यूटन नस्ल की इसने चर्चा की थी, जो कि एक ट्यूटन नस्ल जो था वो जर्मन नस्ल था। हिटलर इसी ही स्थापना की बात करता था। कैसियर सेकंड जो जर्मनी का आखिरी सम्राट था, इस पर किताब लिखवाया। ये जो मानव जातियों के असमानता में जो जर्मन नस्ल थी इस पर एक किताब लिखवाया और पुस्तकालय में रखवाया था। और ब्रिटिश लेखक नेविल चैम्बरलिन ने इस सिद्धांत का समर्थन भी किया था। किंतु हम लोग देखेंगे कि हिटलर से पहले जर्मनी में नस्लीय श्रेष्ठता का भाव स्थापित हो चुका था। हिटलर ने नस्लीय श्रेष्ठता का जो विचार स्थापित हो चुका था उस भाव को इसने भुनाया अपने लाभ के लिए। जर्मनी के परिदृश्य को देखें तो हिटलर के उदय के कारणों में ढूंढेंगे। इससे पहले वर्साई के संधि को देखते हैं कि वर्साई के संधि के कारण जो जर्मनी थी वो राजनीतिक रूप से टूट गई थी, आर्थिक रूप से विखंडित हो चुकी थी और स्वाभिमान पर ठेस पहुँचा था। कुल मिलाकर कहें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक चोट वर्साई के संधि ने जर्मनी पर पहुंचाया था। सन 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी थी और 1917 एडी में साम्यवाद का भय जर्मन को भी सता रहा था। वहाँ के पूंजीपति और उद्योगपति को साम्यवाद का डर सता रहा था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि साम्यवाद से हिटलर बहुत ज़्यादा नफरत करता था, कम्युनिज्म नफरत करता था। इसलिए पूंजीपति और उद्योगपति चाहते थे कि हिटलर सत्ता में आए। तो देखिए हिटलर का उदय यहीं से शुरुआत हो जाती है। समाजवादी और साम्यवादी दल आपस में झगड़ते रहते थे। हिटलर ने इसका उपयोग किया
और बेरोजगारी भी उस समय चरम पर थी। उद्योग धंधे बंद हो चुके थे और वर्साई के संधि ने संसाधनों को छीन लिया था। ये परिस्थितियाँ बन रही थी, इसका हिटलर ने बखूबी लाभ उठाया। एक बात करें तो मुद्रा का इसने जर्मनी ने अवमूल्यन कर दिया था, जिससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। 1923 AD में बहुत ज़्यादा मुद्रा की छपाई की गई। ये अप्रैल 1923 में $1 की दाम 24,000 मार्का, $1,000 $1 के बदले 24,000 मार्का देना पड़ता था। जुलाई और दिसंबर में ये स्थिति आगे पहुंचकर 9,88,00,000 हो गया। वो जो कागज़ था, मुद्रा था, वो कागज़ का केवल टुकड़ा सा हो गया था। तो पूरी की पूरी जर्मनी की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। हिटलर इस स्थिति का लाभ उठाया। इस समय तक वाइमर गणराज्य स्थापित हो चुका था। हमने देखा था कि जब वहाँ के राजा भाग जाते हैं तो वहाँ पर वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। इसी वाइमर गणराज्य ने वर्साई के संधि को स्वीकार किया था और इसी कारण वहाँ की जो जनता थी बहुत इस वाइमर गणराज्य के प्रति चिढ़ी हुई थी। 1919 AD में युद्ध खत्म हो चुका था। हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 AD में खत्म हो जाता है। फाइनली जब वर्साई की संधि के बाद खत्म हो चुका होता है तो 1923 AD तक हम लोग देखेंगे कि इन 4 सालों में कोई विकास नहीं होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था का भाव खत्म होने लगता है, पर लोगों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय तक 1923 AD तक विकास कुछ भी नहीं हुआ होता है। इनको कोई तानाशाही इनको उद्धार कर सकता है और लोकतांत्रिक प्रणाली की असफलता हिटलर के उदय का कारण बना। वाइमर गणराज्य समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा और वर्साई की संधि भी जो थी अपमानजनक थी। इस समय हिटलर आता है और अपने समय के मनोवैज्ञानिक एवं स्थितियों का लाभ उठाता है। इसके पास व्यवहारिक बुद्धि थी और इसी व्यवहारिक बुद्धि के माध्यम से इन मनोवैज्ञानिक एवं जो भी परिस्थितियाँ मौजूद थी वो लाभ उठाता है और जर्मनी में अपना कदम मजबूत बनाता है। इसकी करियर की शुरुआत को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में श्रमिक दल बना, यह उसका सदस्य भी बना और 1921 AD में नेता भी बना, राष्ट्रीय समाजवादी श्रमिक दल रसा नाजी। किंतु 1923 AD में ये चाहता था कि जर्मनी का तख्ता पलट कर दे, किंतु तख्ता पलट करने में असफल रहा और इसको 9 मंथ का जेल हुआ। यहीं पर इन्होंने मेन कैंप की रचना की। यह किताब लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ। इस किताब में इन्होंने जर्मन श्रेष्ठता और जर्मन रक्त की बात की, आर्य की बात की और स्वाभिमान को वापस दिलाने की बात कही है मेन कैंप में। इसके बाद देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अद्भुत वक्ता था। लोगों की भावनाओं को किसी भी सीमा तक उभार देने की इसमें क्षमता थी। इसने 25 सूत्री कार्यक्रम पेश किया, जिसके अंतर्गत पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय समृद्धि, साम्यवादी और यहूदियों की खात्मा, अतिरिक्त आय को अंत करना, भूमि सुधार और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही। इसके बाद देखेंगे कि इससे हर वर्ग का आकर्षण बढ़ा। इस सूत्री इससे हर 25 सूत्री कार्यक्रम से 1924 में चुनाव हुए और नाजी दल को 6.5% वोट मिला। वहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से लोगों को संसद में रखा जाता है। न भारत में जैसा नहीं है कि जो जीत गए उन्हीं का सरकार बने, नहीं, वहाँ जितने प्रतिशत वोट मिलेगा वोट के अनुसार सरकार बनती है। और 1932 में देखिए 1.37 करोड़ वोट मिला और 1933 में इसे चांसलर बना दिया गया। हिटलर ये जानता था कि जो भी समस्याएं हैं लोकतांत्रिक ढंग से समाप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए तानाशाही सरकार की स्थापना जरूरी है। इसलिए 1933 AD में शक्ति का केंद्रीकरण किया और तानाशाही सरकार की स्थापना की और संविधान के माध्यम से बताया कि सामान्य नागरिक स्वतंत्रता को इसने पूरी तरह रद्द कर दिया और यह राष्ट्रपति भी बन गया। 1934 में वहाँ के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग थे, मृत्यु होगी, उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बन गया। उसके बाद इसने फ्यूहरर की उपाधि धारण की, यानी कि नेता और मार्गदर्शक की उपाधि धारण की है, जर्मन भाषा है। यहूदियों को इसने बाहर किया, जहाँ से कॉलेज, सेना, प्रशासन से यहूदियों को बाहर कर दिया। इसके अलावा देखेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनको खत्म करने लगा। सन 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून लाया, जिसमें यहूदियों की नागरिकता को रद्द कर दी गई और 1938 में यहूदियों के खिलाफ दंगा भी भड़का दिया। उससे पहले हम देखेंगे 1934 में अपनी टी पार्टी का शुद्धिकरण किया, क्योंकि इसके पार्टी में बहुत सारा इसके प्रतिद्वंदी थे, तो उसका शुद्धिकरण करके उनका खात्मा भी किया और सेना का सर्वोच्च सेनापति भी बन गया। इसके बाद देखेंगे कि हिटलर जो थे वर्साई के संधि का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन शुरू कर दिया है, लेकिन इससे पहले उसने जर्मनी में पुनर्निर्माण कर लिया था, बेरोजगारी खत्म कर दी थी और आर्थिक विकास के लिए 4 वर्षीय योजना की शुरुआत कर दी थी। बेरोजगारी खत्म हुई, अर्थव्यवस्था सक्षम हो गई।
सक्षम हो गई और सैन्यकरण की शुरुआत इसने कर दी थी। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके टैक्स में वृद्धि कर दिया, श्रमिक संगठन बंद कर दिए और किसानों को सब्सिडी देना शुरुआत कर दिया। ये आंतरिक मजबूती प्रदान की। हिटलर रक्त और मिट्टी को लेकर चलता था। रक्त मतलब आर्य रक्त, मिट्टी मतलब ग्रामीण जनता, स्वस्थ जनसंख्या। जर्मनी अर्थव्यवस्था, इससे क्या हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था बेहतर होती चली गई। जर्मन सुपर हाईवे का निर्माण इसने करवाया। आर्थिक पुनर्निर्माण कराया। इससे जनता का विश्वास हिटलर पर बढ़ा और हिटलर का समर्थन इससे बढ़ने लगा। राइनलैंड 1936 में देखा था कि राइनलैंड में मित्र राष्ट्रों की सेना थी। यहाँ पर इसने अपनी सेना भेज लिया और वहाँ पर अधिकार किया। राष्ट्र संघ की इसने सदस्यता छोड़ दी थी। इसके बाद इससे हिटलर की महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी और हिटलर और आक्रमणकारी हो गया। इटली, जर्मनी और टोक्यो संधियों के कारण एक धुरी बनती चली गई। ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का बैकग्राउंड भी तैयार होने लगा। और पोलैंड पर जब जर्मनी ने आक्रमण किया तो 1939 में, तब से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। किंतु यूके का पोलैंड से संधि था और यूके भी अगले दिन युद्ध में शामिल हो जाता है। इटली और जर्मनी शुरुआत में जीतते हैं और पूरे यूरोप को जीत लेते हैं, किंतु रसिया पर जर्मनी को हमला करना भारी पड़ गया। हम लोग कल डिटेल में इसके संबंध में अध्ययन करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में। लेकिन 1945 में जब ये देखा कि जर्मनी की फिर से हार हो रही है, तो इस दौरान इसने क्या किया कि आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये समर्पण करना नहीं चाहता था। आत्महत्या से पहले इसने विवाह किया, उसके बाद अपने को गोली मार ली, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 1945 में ये हिटलर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रही आप हिटलर का नाजीवाद। कल से हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।